हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके अपने चैनल एमएस स्टडी में स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत क्या करेंगे? इतिहास लेखन परंपरा का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत पद्धतियों का अध्ययन किया था। ये कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीजीटी, पीजीटी, टीईटी, सुपरटेट इन परीक्षाओं के अतिरिक्त वनडे एग्जाम जिनमें भी हिंदी पूछी जाती है उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए आप तक सबसे पहले पहुंचे, तथा दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात 19वीं शताब्दी से माना जाता है। कब से माना जाता है? 19वीं शताब्दी से इतिहास लेखन परंपरा का वास्तविक सूत्रपात माना जाता है। यद्यपि मध्यकाल में रचित वार्ता साहित्य, कौन से 84 वर्षों की वार्ता और 252 वर्षों की वार्ता, ये किसने लिखा है? ये गोकुलनाथ ने लिखा था। गोकुलनाथ कौन थे? विट्ठलनाथ के चतुर्थ पुत्र थे। इनमें अनेक कवियों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय मिल जाता है। किसमें? 84 वर्षों की वार्ता और 252 वर्षों की वार्ता में अनेक कवियों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय मिल जाता है। किंतु इतिहास लेखन के लिए जो कालक्रमानुसार वर्णन अपेक्षित होता है उसका नितांत अभाव इस वार्ता ग्रंथों में है। यानी इतिहास ग्रंथों में जिस कालक्रमानुसार लिखा जाता है वो लेखन पद्धति इन वार्ता ग्रंथों में नहीं है। अतः इसे साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं माना जा सकता है। अब हम आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में जो उल्लेखनीय है उनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। देखिए, इतिहास ग्रंथ जिन जिन लेखकों ने लिखा है उसमें सबसे पहले हम देखेंगे गार्सा दा तासी को। ये एक फ्रेंच विद्वान थे। हिंदी साहित्य के अनुसार लेखन परंपरा का सूत्रपात भी किसी हिंदी भाषी व्यक्ति द्वारा न होकर फ्रेंच विद्वान गार्सा दा तासी द्वारा रचित इस्तवार दा ला लिटरेचर एंडुई हिंदुस्तानी। देखिए, इसमें बताया गया है कि फ्रेंच विद्वान गार्सा दा तासी जिन्होंने इस्तवार दा ला लिटरेचर एंडुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा, जिसकी रचना 2 भागों में की गई। ये सबसे पहला इतिहास ग्रंथ है लेखन पद्धति में, ये समझ लीजिए। किसने लिखा है? गार्सा दा तासी ने लिखा है। इसका प्रकाशन देखते हैं हम। इसमें प्रथम भाग का प्रकाशन सन 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग का प्रकाशन सन 1847 ईस्वी में हुआ है। पहला 1839 ईस्वी में और दूसरा 1847 ईस्वी में हुआ था। इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णानुक्रम में प्रस्तुत किया गया है। किसमें प्रस्तुत किया गया है? वर्णानुक्रम में, वर्णों के अनुसार। जैसे आपको बताया गया था कबीर और केशव के बारे में। यद्यपि गार्सा दा तासी के इस इतिहास ग्रंथ में अनेक कमियां हैं। इन्होंने वर्णानुक्रम के अनुसार लिखा है लेकिन कमियां भी इसमें बहुत हैं। तो देखते हैं हम कौन कौन सी कमियां हैं। पहला है बिंदु, काल विभाजन का कोई प्रयास न करना। काल विभाजन का इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। जैसे कबीर भक्ति काल के थे और केशव रीति काल के थे, जबकि उन्होंने उनके वर्णों नाम के पहले वर्ण के अनुसार ले लिया और लिख दिया। कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण न करना और कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण भी नहीं किया गया, तथा युगीन परिस्थितियों का विवेचन, यानी वर्तमान समय में कैसी परिस्थितियां हैं, समाज की क्या स्थिति है, उसका भी वर्णन नहीं किया गया। जबकि कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य में वर्तमान समय में जो परिस्थितियां घटित होती हैं वो दर्शाई जाती हैं, उसका भी विवेचन इसमें नहीं था।
अस्तु अनेक न्यूनताओं के होने पर भी इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में प्रथम ग्रंथ होने का गौरव निसंकोच दिया जा सकता है। कहने का आशय ये, इन कमियों के होने के बावजूद भी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में इस ग्रंथ को, इस परंपरा का प्रथम ग्रंथ होने का गौरव दिया गया है। फ्रेंच भाषा में लिखा इस्टवार द ला लिटरेचर एंडू हिंदुस्तानी ग्रंथ, जिसका सन 1952 ईस्वी में लक्ष्मी सागर वासुणे ने हिंदी भाषा में अनुवाद किया। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये, आपसे पूछी भी जा सकती हैं कि फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ इस्टवार द ला लिटरेचर एंडू हिंदुस्तानी, जिसका हिंदी अनुवाद किसने किया और कब किया? तो हम बताएंगे लक्ष्मी सागर वासुणे ने किया और 1952 ईस्वी में किया। हम आगे देखते हैं। इसी क्रम में अगले लेखक हैं शिव सिंह सेंगर जी। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की दूसरी महत्वपूर्ण कृति शिव सिंह सरोज, जिसकी रचना शिव सिंह सेंगर ने सन 1883 ईस्वी में की। देखिए, हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में दूसरा जो ग्रंथ है शिव सिंह सरोज है, जिसकी रचना शिव सिंह सेंगर ने की है। इसके अंतर्गत लगभग 1000 छोटे बड़े कवियों का जीवन चरित्र और उनकी साहित्यिक कृतियां एवं कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। इसका प्रकाशन सन 1883 में किया गया था। इसमें लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र, उनकी साहित्यिक कृतियां और कविताएं के उदाहरण दिए गए हैं। उन्होंने प्रायः सभी कवियों का रचना काल एवं जन्म काल भी दिया है, जो वर्णानुक्रम पद्धति से संबंधित है। इस ग्रंथ को हिंदी भाषा का पहला इतिहास ग्रंथ माना जा सकता है। देखिए, वैसे तो पहला इतिहास ग्रंथ लिखा है गार्सा द तासी ने, लेकिन वो फ्रेंच भाषा में था। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की जो रचना की है, ये हिंदी भाषा का पहला इतिहास ग्रंथ माना जा सकता है। किसका? हिंदी भाषा का पहला इतिहास ग्रंथ माना जा सकता है। जबकि गार्सा द तासी द्वारा लिखा ग्रंथ वो फ्रेंच भाषा में पहला ग्रंथ था। ये लेखन पद्धति में दूसरा ग्रंथ है, लेकिन हिंदी भाषा में ये पहला ग्रंथ है। हम आगे देखते हैं। यद्यपि आज उनमें अधिकांश अविश्वसनीय, यद्यपि उनमें जो चीज़ें हैं अधिकांश अविश्वसनीय हैं, इतिहास लेखन के लिए जिस तटस्थता, पर्यवेक्षण एवं वर्गीकरण की क्षमता की अपेक्षा की जाती है, उसका नितांत अभाव है। इस ग्रंथ में तटस्थता, पर्यवेक्षण, वर्गीकरण की क्षमता की अपेक्षा की जाती है, यानी जो चीज़ें होनी चाहिए वो इनमें नहीं, उनका नितांत अभाव है। इसमें उस समय तक उपलब्ध हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित कर दिया गया है, जिससे परिवर्ती विद्वान लाभ उठा सकें। इसी दृष्टि से इसका महत्व है। पूछा जा सकता है, क्या शिव सिंह सेंगर का रचित ग्रंथ शिव सिंह सरोज, इसकी क्या उपलब्धता है या इसका क्या महत्व है? तो हम बताएंगे हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित किया गया है इसमें, जिससे परिवर्ती विद्वान लाभ उठा सकें। इसी दृष्टि से ये महत्व रखता है। अब हम आगे देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में करवाया गया। किसके रूप में? इस ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में करवाया। ग्रियर्सन का ये ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में, किस भाषा में है ये? अंग्रेजी भाषा में है लिखा गया, तथा इसमें उन्होंने 11 विभिन्न अध्यायों में व्यक्त किया। इस ग्रंथ को उन्होंने 11 विभिन्न अध्यायों में विभक्त किया है। ग्रियर्सन ने ही सबसे पहले अपने इस ग्रंथ में भक्ति काल को हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही प्रश्न पूछते हैं ये परीक्षाओं में, कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है?
भक्ति काल को। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने कहा है ना। और इन्होंने बताया कि भक्ति काल हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण काल है। डॉक्टर किशोरीलाल गोस्वामी ने इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद, किसने? किशोरीलाल गुप्त जी ने हिंदी में अनुवाद 1957 ईस्वी में किया, जिसमें 952 रचनाकारों का वर्णन मिलता है। पूछा मिश्र बंधु किसके बाद? जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी रचना 4 भागों में की गई है, जिनमें प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए तथा चौथा सन 1934 ईस्वी में। मिश्र बंधु विनोद एक विशालकाय ग्रंथ है, जिसमें लगभग 5000 कवियों के संबंध में विवरण दिया। इन तीनों लोगों ने मिलकर के मिश्र बंधु विनोद की रचना की थी। इसके 3 भाग थे। पहला भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, पहले 3 भाग, और चौथा 1934 में। और इसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण मिलता है। हम आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 ईस्वी में प्राप्त है, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है। आचार्य शुक्ल ने इसके प्रारंभ में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए लिखा या उद्घोषित किया है। क्या किया है? प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आज से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को रखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। क्या बताया है? प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है। यानी किसी भी देश के साहित्य उनकी जनता के विचार धारणा, उनके व्यवहार का संचित प्रतिबिंब होता है। तब वहां निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। वहां की जनता की जैसी धारणा, विचार, व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आज से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को रखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। कहने का आशय ये कि जनता की विचार धारणाओं, परंपराओं को ध्यान में रखते हुए साहित्य की परंपरा के साथ दोनों का सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। अब हम आगे देखते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त करके अपनी योजना को एक ऐसे निश्चित स्वरूप में प्रस्तुत कर दिया है जिसमें पाठक के मन में कोई शंका या संदेह के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है। आचार्य शुक्ल जी ने लगभग 1000 कवियों को अपनी पुस्तक में स्थान दिया है। क्या पुस्तक? हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने 4 कालों में बांटा है। आदिकाल को उन्होंने क्या नाम दिया है? वीर गाथा काल। वीर गाथा काल। इसके बाद उन्होंने दिया है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को उन्होंने क्या कहा है? भक्ति काल। भक्ति काल कहा है। और उत्तर मध्यकाल को उन्होंने रीतिकाल कहा है। इसको उत्तर मध्यकाल को। इसके बाद आधुनिक काल को उन्होंने क्या कहा है? गद्य काल। कहने का मतलब ये है, आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल,
पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्यकाल कहा है। तो आज की कक्षा हम लोगों की यहीं समाप्त होती है। इसमें अभी और भी लेखक शेष हैं जिनको हम अगली कक्षा में बताएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।